नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी की इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। आधी आबादी के राजनीतिक हक की ऐतिहासिक पहल पर दलगत सीमाओं से परे जाकर सहमति बनी, सर्वसम्मति बनी। दशकों की आस को आवाज मिली। कमिटमेंट से कंफर्म हो गया कि अब देश के नीति निर्धारण में देश की आधी आबादी की भागीदारी बढ़ना तय है। हमारी संसद की चौखट ने आज तक न जाने कितनी ही असंभव बाधाओं को पार किया है। हमने संसद के नए भवन में प्रवेश किया और कहा जाता है कि नए काम के साथ कुछ शुभ की शुरुआत होती है। ऐसा ही कुछ हुआ है देश की आधी आबादी के लिए, उसके सम्मान के लिए। महिला आरक्षण विधेयक कोई सामान्य कानून नहीं, ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है, जय घोष है। याद करिए, हमारे विराट संसदीय इतिहास में ऐसे कितने मौके आए जब बात दल की नहीं, दिल के जरिए हुई हो। जवाब होगा बहुत कम। ऐसा ही मौका नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के दौरान देखा गया। भारत की महिलाएं उन चंद देशों में हैं जिन्होंने लगभग 100 साल पहले मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल गईं। अपने संगठन बनाए, वोट का हक लिया, संविधान में भेदभाव से परे बराबरी का हक हासिल किया। वो मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री बनी। उनके हकों की हिफाजत करने के लिए ढेर सारे बेहतरीन कानून बने। कुल मिलाकर ख्वाब था कि दुनिया भारत की महिलाओं की तरक्की से भारत का विकास नापे। अब यह होगा। अगले आधे घंटे में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने की पूरी कहानी, आगे की राह, कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, जो भी सवाल आपके मन में है उनका जवाब अगले आधे घंटे में। संसद का विशेष सत्र क्यों विशेष रहा, कैसे विशेष रहा, किसके लिए विशेष रहा, कैसे हमारी संसद ने दशकों के इंतजार को घंटों में बदल दिया, कैसे दल की दीवारें कहीं पीछे छूट गईं, उसका उदाहरण साफ तौर पर देखने को मिला। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर महिलाओं को आरक्षण की जरूरत थी? फैसला सही था, सबको सही लगता है, फिर देर क्यों हुई? लेकिन देर से हुआ सही कदम क्यों कहा जा रहा है? बिल की बारीकियों, खासियत, इन सभी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित कर दिया। यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। विधेयक पारित हो चुका है। महिलाओं का बरसों पुराना सपना साकार हो चुका है। लेकिन कोशिशें पहले भी हुई, लेकिन पूरी अब जाकर। नई संसद, नया इतिहास रचने का काम। ये एक बार फिर मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने एक नहीं अनेक ऐसे निर्णय किए जो इतिहास बने, और नई संसद में भी पहला वो काम किया जो 27 साल से कोई नहीं कर पाया था। कहने के लिए तो महिला आरक्षण का बिल लाते थे, पास नहीं कराते थे। आज जो बड़े बड़े दिखावा करते थे कि हम लाए, लेकिन वो पास नहीं करवा पाए, आज जब बिल पास हो रहा था तब वो सदन में नज़र भी नहीं आए। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप वोट करने भी नहीं आ पाए? महिलाओं को हक देने की शुरुआत 1996 में हुई, जब सबसे पहले महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया गया। उसके बाद 1998 से 2003 में सरकार ने 4 अवसरों पर विधेयक पेश किया, लेकिन पारित कराने में असफल रही। 2009 में सरकार ने विधेयक फिर पेश किया। 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यसभा द्वारा विधेयक को पारित किया गया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब बात आगे बढ़ी ही नहीं है, बल्कि बात बन चुकी है। दशकों का इंतजार खत्म हो गया है। सरकार की नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो और नेतृत्व क्षमता मजबूत हो तो ये काम हो गया जो 30 साल से पेंडिंग था।
बड़ी बात क्या है, ये बदलाव का दिन है, इतिहास का दिन है। नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि हिंदुस्तान की बेटियां एयरफोर्स का फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, हिंदुस्तान की बेटियां आर्म फोर्सेस में परमानेंट कमीशन पा रही हैं, हिंदुस्तान की बेटियां मंगलयान और चंद्रयान में वैज्ञानिक की भूमिका निभा रही हैं, और हिंदुस्तान की बेटियां संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य बनकर देश की नीति को बनाएंगे। ये है बात समाज की आवश्यकताओं को समझने की है। समाज की जरूरत को एक जिम्मेदार और संवेदनशील नेतृत्व ही समझ सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में 95 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। इनमें 45 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता हैं। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 15% और राज्य विधानसभाओं में ये आंकड़ा महज 10% है। लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं और राज्यसभा में 31 महिला सांसद हैं। हालांकि पहली लोकसभा में 5% के बाद से यह संख्या काफी बढ़ी है, लेकिन कई देशों की तुलना में अभी भी काफी कम है। जनगणना और परिसीमन के बाद ही यह बिल लागू हो पाएगा। तब लोकसभा में 33% महिलाएं चुनकर आएंगी। इसी तरह से राज्यों की विधानसभा में भी महिला सदस्यों की संख्या 1/3 होगी। देश का एक ऐसा ऐतिहासिक बिल आज पास हुआ है जो भारत की प्रगति और भारत के उत्थान के साथ साथ एक परिवर्तन की बहुत बड़ी आधारशिला बनेगा। 50% जनसंख्या को प्रभावित करने वाला और मातृशक्ति को सम्मान देने वाला ये देश की पहचान भी बनेगा और निश्चित रूप में ये ऐसा बिल है जो जन जन के अंदर एक नई स्फूर्ति भी भरेगा और महिला उत्थान की दिशा में पूरे विश्व में एक उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा। मैं समझता हूँ आज पूरा देश इस बात को लेकर खुश है और नरेंद्र मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो अभियान शुरू किया था, उन्होंने जो कहा वो किया और आज ये बात साबित हो गई और जिस भारी बहुमत के साथ ये बिल पास हुआ है, निश्चित रूप में मातृशक्ति के प्रति एक बहुत बड़ा सम्मान है। अब बात विधेयक की मुख्य विशेषताओं की करते हैं। निचले सदन में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। विधेयक में संविधान में अनुच्छेद 330A शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 330 के प्रावधानों से ही लिया गया है। यह लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। विधेयक में प्रावधान किया गया कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में विधेयक में रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग की गई है। राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण मिलेगा। विधेयक अनुच्छेद 332A हर राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, खुशनुमा दिन है। मातृशक्ति को इज्जत अफजाई के लिए और विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो बहुत बड़ा बिल पास हुआ उसके लिए मुबारक हो। इसीलिए कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, एक फिल्म का गाना था ना कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। लेकिन मैं कहूँगा एक महान औरत ने जन्म दिया मोदी जी को और मोदी ने औरत को भगवान किया। तो वो औरत को, बेटियों को, बहनों को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, रेस्पेक्टिव। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बोला बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी ब्याहो। तो आज सच हो गया सपना। 4 बार निराश हुआ भारत और हमारी बेटियां। तो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है और पूर्ण बहुमत से ये पास हो गया बिल।
इसके अलावा एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए आवंटित की जानी चाहिए और विधानसभाओं के लिए सीधे मतदान के माध्यम से भरी गई कुल सीटों में से 1/3 भी महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के लिए आरक्षण संविधान का अनुच्छेद 239 ए में नया खंड केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को उसके प्रशासनिक और विधायी कार्य के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी के रूप में विशेष दर्जा देता है। विधेयक द्वारा अनुच्छेद 239 ए 2B में संशोधन किया गया और इसमें यह जोड़ा गया कि संसद द्वारा बनाए गए कानून दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होंगे। इस विधेयक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन में आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तारीख तक जारी रहेगा। सीटों के रोटेशन की बात करें तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें प्रत्येक परिसीमन के बाद रोटेट की जाएंगी, जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा। संसद के विशेष सत्र की घोषणा होने के साथ ही सबके मन में सवाल था कि आखिर इस सत्र में क्या होगा। जब जवाब मिला तो लाजवाब मिला, कभी ना भूलने वाला अनुभव मिला। सही मायनों में विशेष सत्र हमारे लिए विशेष रहा। तारीख मिली, तस्वीर मिली, आधी आबादी की तकदीर बदलने की तस्दीक मिली। कुछ तारीखें इतिहास बन जाती हैं। ऐसी ही एक तारीख 21 सितंबर 2023 है। जब जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होगी, इस दिन को याद किया जाएगा। बात दशकों से चल रही थी, लेकिन आज महिलाओं की मुश्किलों का हल निकल गया है। महिलाओं को उनका असल अधिकार मिल गया है। उनको 33% आरक्षण मिल चुका है। नारी शक्ति को वंदन, नारी शक्ति का अभिनंदन। राज्यसभा से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। This is an affirmation constitutionally ensured by the Modi government that you have the capacity to lead India when we become a part of the top 3 economies of the world, that women have a humane approach towards governance, that women are extremely diligent in their constitutional duties and how they perform it, that women have been more than encompassing of challenges and delivered on solutions. This is the faith of Parliament in you. इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हर भारतीय के लिए गर्व की हैं। इन लम्हों को आंखों में उतार लीजिए, इन पलों को दिल में बसा लीजिए। ये दृश्य हमेशा हमेशा के लिए हर भारतीय के जहन में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांसदों की तरफ से धन्यवाद किया गया। दशकों से महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही थी। मुश्किलें आईं, अड़चनें आईं, लेकिन अब वो सब पुरानी बातें हैं। अब महिलाओं का सपना पूरा हुआ है, निर्णायक कदम उठा लिया गया है। महिलाओं की उम्मीद अब पूरी हो चुकी है। इन चेहरों को, इन पलों को देखिए और इसके मायने समझिए। 15% जो महिलाएं हमारे दोनों सदनों को मिलाकर है, उसमें हमारी पंचायत से आई हुई बहनों की संख्या गिनी नहीं गई और विधानसभा में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की भी। लेकिन बावजूद उसके अब जो हमारा 33% आरक्षण होते ही हमारी संख्या दुनिया में एक अधिक संख्या हो जाएगी और जो ग्लोबल एवरेज है जो 26 के आसपास है उससे कहीं अधिक हो जाएगी। आजादी के अमृतकाल में ये युगांतकारी बिल पेश हुआ, फिर पारित हुआ। दुनिया में जब जब लोकतंत्र की बात होती है तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जिक्र बड़े अदब के साथ किया जाता है। भारत के लोकतंत्र ने दुनिया को हमेशा नई राह दिखाई है। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके हमारे लोकतंत्र ने दुनिया के सामने एक आदर्श उदाहरण पेश किया है। भारत ही नहीं, दुनिया में जब जब महिला सशक्तिकरण की बात होगी, इस विधेयक का जिक्र जरूर होगा। In one voice,
with consensus, all the parties, political parties inside the House, they stood in support of the bill. And finally, after 27 years of struggle, very long wait, the bill sees the light of the day. It has been passed. And I think now some more time before we get to see more and more women within the houses of the state assemblies and also our parliament. संसद हमारे देश के जन जन की भावना का प्रतीक है और ये जोश बताने के लिए काफी है कि ये पल भारतीय लोकतंत्र के अहम पड़ाव के लिए कितने बड़े हैं। ये पल गर्व और गौरव से भरे हैं। भारत में जो भी बदलाव होता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इस लिहाज से नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पारित होना निश्चित तौर पर बहुत बड़ी मिसाल है। इस कदम से न सिर्फ महिलाओं की उम्मीदें पूरी होंगी बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। कहते हैं समय का प्रभाव जब आगे बढ़ता है तो बदलाव लाता है और आज उसी बदलाव के साक्षी मैं और आप बने हैं। देश का जन जन बना है। ऐसे सुखद क्षण जिसके साक्षी हम जीवन काल में शायद एक ही बार बनते हैं। भारत ने लोकतंत्र में आस्था रखने वाले देशों को नई राह दिखाई है। At the end, it's a very, very happy day for us. It's going to change the fate of women in this country. बहुत दिनों के इंतजार के बाद ये हम लोग को मौका मिला कि महिला बिल जो पास हुआ है, हम लोग को बहुत खुशी है। इतिहास के आईने से झांकती हुई नई नीति, नए लक्ष्यों को लगातार बांधते, साधते, चलते हुए हमारे लोकतंत्र ने कुछ अलग रचा है। इस लिहाज से हमारी संसद ने नया इतिहास रच दिया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में एक अहम पड़ाव है। इस विधेयक के पारित होने के बाद हमारी संसद ने, हमारे सांसदों ने, हमारी सरकार ने लोकतांत्रिक परंपराओं का सुखद अनुभव सबके सामने पेश किया है। लोकसभा और विधानसभाओं में दशकों के इंतजार के बाद महिला आरक्षण का रास्ता अब साफ हो चुका है, लेकिन एक सवाल बरकरार है कि ये लागू कब होगा। महिला आरक्षण 2023 में आ तो गया, लेकिन क्या ये 2024, 2029 या उसके बाद भी हकीकत बनेगा? इसका कारण है परिसीमन, जिसे कराए बगैर महिला आरक्षण कानून लागू नहीं हो सकता। परिसीमन यानी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया। महिला आरक्षण बिल वास्तव में कब लागू होगा, इसके कितने पड़ाव होंगे, जानिए सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए। महिला आरक्षण बिल 21 सितंबर को संसद में पास हो गया, लेकिन इसका लागू होना नई जनगणना और परिसीमन पर निर्भर करता है। परिसीमन का मतलब जनसंख्या के आधार पर संसदीय और विधानसभा सीटों की कुल संख्या में बदलाव से है। इसको समझिए, इसके इतिहास और इसकी जरूरत को देखिए। 1961 की जनगणना के बाद भारत की लोकसभा सीटें 494 से बढ़कर 522 हो गई और 1971 की जनगणना के बाद 522 से बढ़कर 543 हो गई। भारत में समय समय पर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाता रहा है। इस परिसीमन के साथ ही बढ़ती जनसंख्या के तहत संसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है। भारत में वर्ष 1976 में संवैधानिक संशोधन के बाद लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का विस्तार वर्ष 2001 तक के लिए रोक दिया गया था। फिर 2001 में संविधान संशोधन करके इसे वर्ष 2026 तक के लिए रोक दिया गया। भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। राज्यों में शहरीकरण की गति अलग अलग दर से बढ़ रही है। नतीजतन हर मतदाता को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाना जरूरी समझा जा रहा है। अब सरकार कह रही है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद लागू होंगी। इसका मतलब है कि आरक्षण भविष्य में बढ़ाई जाने वाली सीटों के आधार पर दिया जाएगा। साल 2001 के संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा सदस्यों की संख्या 2026 के बाद ही बढ़ाई जा सकती है। समय के साथ बदलती आबादी के हिसाब से ये एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए कानून बनाकर परिसीमन आयोग की स्थापना की जाती है।
इस आयोग का गठन वर्ष 1952, 1962, 1972 और 2002 में कानून के जरिए ही किया गया था। इस आयोग को संविधान द्वारा शक्तियां और स्वायत्तता प्रदान की गई है। उनके लिए गए निर्णयों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। जनसंख्या किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करने का मापदंड है। प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा सीटें मिलती हैं। ऐसे में फिलहाल महिला आरक्षण बिल को अपना सफर तय करना है। जनगणना और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण विधेयक साल 2029 के लोकसभा चुनाव तक ही लागू हो सकेगा। 128वें संविधान संशोधन विधेयक को अब अधिकांश राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसे जनगणना के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया के अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। सरकार का साफ कहना है कि वो महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी आशंका को दूर करेगी। परिसीमन आयोग ये तय करेगा कि प्रक्रिया के बाद कौन सी सीट महिलाओं को मिलेगी। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां की संसद में महिला सांसदों की संख्या बड़ी तादाद में है। आइए जानते हैं कि दुनिया भर की संसदों में महिलाओं की क्या स्थिति है। दुनिया के कई देश हैं जहां महिलाओं के लिए वहां की संसद में आरक्षण है। कई देशों में महिलाओं के लिए संसद में 50% आरक्षण का प्रावधान है। नेपाल और अर्जेंटीना ने तो 1990 के दशक में ही प्रयास शुरू कर दिए थे। अर्जेंटीना, मैक्सिको और कोस्टा रिका जैसे देशों की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 36% से ज्यादा है। संसद में महिला सांसदों की संख्या के मामले में सबसे आगे अफ्रीकी देश रवांडा है। यहाँ 60% से ज्यादा सीटों पर महिला सांसद काबिज हैं। साल 2008 में रवांडा महिला बहुमत संसद वाला पहला देश बना था। इसके बाद नंबर आता है क्यूबा का, जहाँ करीब 53% महिला सांसद, और उसके बाद निकारागुआ में 52% महिला सांसद प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ की संसद में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। स्वीडन की संसद में महिलाओं को करीब 40% का आरक्षण हासिल है। वहीं नॉर्वे में भी 40% महिलाएं सांसद हैं। दक्षिण अफ्रीका में संसद की मौजूदा संरचना के मुताबिक नेशनल असेंबली में 45% महिला प्रतिनिधि शामिल हैं और नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंस में 36% महिला प्रतिनिधि हैं। ऑस्ट्रेलिया में 38%, फ्रांस में 35% और जर्मनी में 35% सांसद महिलाएं हैं। अमेरिका और यूके जैसे देश में अभी बिना महिला आरक्षण के 29 और 35% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। अभी दुनिया में 1/3 देश ऐसे हैं जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% है। वैसे महिलाओं के आधे प्रतिनिधित्व के मामले में न्यूजीलैंड और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात में 2006 से पहले संघीय राष्ट्रीय परिषद में कोई महिला नहीं थी, लेकिन राष्ट्रपति के आदेश के बाद 2019 में लैंगिक समानता हासिल की गई। जनवरी 2023 तक रूस की संसद या संघीय विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व उपलब्ध सीटों की कुल संख्या का 18.3% दर्ज किया गया। संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा में 16.7% सीटों पर महिलाएं काबिज हैं। 2014 के बाद से रूस में राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ी है। बांग्लादेश की संसद यानी सर्वोच्च विधान निकाय को जातीय संसद कहा जाता है। उसमें कुल 350 सीटें हैं, जिनमें से 50 खासतौर से महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 1972 में बांग्लादेश ने अपनी आजादी के ही समय महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करते हुए 300 में से 15 सीटों के लिए महिलाओं के लिए 10 साल तक आरक्षण का प्रावधान किया था, जो बाद में 330 में से 30 हो गयी। वहीं भारत का पड़ोसी देश होने के लिहाज से इस मामले में नेपाल के हालात बहुत ही अच्छे हैं। वहां साल 2007 से ही महिलाओं के लिए 33.09% आरक्षण है, जो 1/3 के बहुत ही करीब है। यूएन विमेन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 तक 11.3% देशों में महिला राष्ट्र प्रमुख हैं, जबकि 9.8% देशों में महिला
शासन प्रमुख हैं। एक दशक पहले की तुलना में इन आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। पहले 5.3% देशों में महिला राष्ट्र प्रमुख थी, जबकि 7.3% देशों में महिला शासन प्रमुख थी। यूरोप में महिलाओं के नेतृत्व वाले देशों की संख्या सबसे ज्यादा 16 है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश आधी आबादी को हक में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसका हमें इंतजार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।